हमारा जो टॉपिक चल रहा है बेटा वो बड़ा मज़ेदार टॉपिक अभी हमारा शुरू होने लगा है, दैट इज़ रिगार्डिंग द फर्दर क्लासिफिकेशन। अच्छा, यहाँ पर दो डिफरेंट तरह की चीज़ें अब हम पढ़ने लगे। एक तो ये है कि आप पढ़ेंगे इस वक्त यहाँ पर, जैसे आपने कल पढ़ा था ये लास्ट जो आपने ग्रुप पढ़ा था, दैट वाज अमीबोजोन्स। और अमीबोजोन में भी आपने, अगर मैं थोड़ा सा रिमाइंड कराऊँ आपको, तो स्लाइम मोल्ड्स पढ़े थे आपने जो है वो, उसके बाद एंटमीबॉइड पढ़े थे, फिर अकैंथमीबॉइड पढ़े थे और ट्यूबुलैनिड्स पढ़े थे। इनमें जो है वो शेप्स का, शेल्स का इनमें डिफरेंस था। ठीक है, शेप्स का था, शेल्स का था और सूडोपोडिया का था। ये डिफरेंसेस जो हैं वो आपने इनमें पढ़े थे। स्लाइम मोल्ड्स, एंटमीबॉइड, अकैंथमीबॉइड और ट्यूबुलैनिड सारे ये किसके हैं? ये सारे के सारे एमीबोजोन्स के हैं। एमीबोजोन्स किसका ग्रुप है? एमीबोजोन्स इज द ग्रुप ऑफ ओपिस्थोकॉन्ट, और ओपिस्थोकॉन्टा का दूसरा ग्रुप जो है वो यूनिकॉन्टा है। सॉरी, एमीबोजोन्स जो हैं वो किसके मेंबर हैं? यूनिकॉन्टा के। मैंने स्क्रीन यकीनन शेयर नहीं की होगी और उसी का मैसेज आया होगा। जी। अच्छा, तो मैं ये बता रहा था कि एमीबोसोम्स जो हैं उनके मेंबर हमने पढ़े थे, ट्यूबुलैनिड्स पढ़े थे, एंटमीबॉड, एंटामोबिडा, कैंथामोबिडा, स्लाइम मोल्ड्स, ये सारे पढ़े थे। एमीबोसोन इज अ ग्रुप ऑफ यूनिकॉन्टा, और यूनिकॉन्टा का जो दूसरा ग्रुप है वो है ओपिस्थोकॉन्टा। अब ये बात अपने ज़हन में रखिए कि मैं आज थोड़ा सा आपको अभी बताने लगा हूँ ओपिस्थोकॉन्टा के बारे में। अब एक बात यहाँ पर तय है बेटा, और वो क्या है? वो ये है कि अगर हम यहाँ थोड़ा सा ओपिस्थोकॉन्टा को डिस्कस करते हैं, तो ये बात पहले भी थोड़ी-सी आ चुकी है, लेकिन मैं आपको रिमाइंड करवाने के लिए कह रहा हूँ। ये जो ग्रुप है, इसमें आपने एक तो पढ़ना है न्यूक्लियरिड्स, दूसरे आपने इसमें पढ़ने हैं फंगस, जो कि इंशाल्लाह आज चैप्टर शुरू हो जाएगा। तीसरे आपने इसमें पढ़ने हैं क्वाइनोफ्लैजेलेट्स, क्वाइनोफ्लैजेलेट्स, और चौथे आपने इसमें पढ़ने हैं एनिमल्स। ये 4 मेंबर्स हैं सुपर ग्रुप ऑफ हिस्टोकॉन्टा के। अब ये जो ओपिस्टोकॉन्टा है, इसका जो मेजर ग्रुप है वो है यूनिकॉन्टा, जिसका सिस्टर ग्रुप बनता है एमीबोजोन्स। यानी यूनिकॉन्टा का ग्रुप है ओपिस्थोकॉन्टा, और ये दोनों आपस में, ओपिस्थोकॉन्टा और एमीबोजोन्स, ये आपस में हैं सिस्टर ग्रुप्स। और इनमें जो सबसे बड़ा ग्रुप बन रहा है वो क्या बन रहा है? वो है प्रोटिस्टा। असल ग्रुप आपका जो है वो ये है, प्रोटिस्टा। प्रोटिस्टा यूनिक। अच्छा, इससे क्या नतीजा निकलता है? जो बेसिकली आपने अभी चीज पढ़नी है ना, जिसमें आपने दो चीजें पढ़नी है, एक तो क्लासिफिकेशन, दूसरी चीज जो आपने इसमें पढ़नी है वो है फर्दर इनसाइट्स। फर्दर इनसाइट्स से मुराद ये है कि मजीद आगे की क्लासिफिकेशन के अंदाजे, फर्दर इनसाइट्स आपने आज पढ़नी है। ठीक है, ये जो चीज आपने पढ़नी है, इसमें आपका जो अ, समीना की कॉल आ रही बेटा, सानिया उससे पूछिए जरा क्या मसला है, क्लास नहीं ज्वाइन हो रही क्या वो? अच्छा, जी सर। ये जो फर्दर इंसाइट्स हैं, क्लासिफिकेशन हमने पढ़नी है और फर्दर इंसाइट्स पढ़नी है। फर्दर इंसाइट्स क्या कहती हैं? अब मैं यहाँ पर, ये जो टॉपिक है ये प्योर मिलर हार्ले का टॉपिक है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी देता हूँ ये टॉपिक कहाँ मौजूद है। ये टॉपिक मौजूद है मिलर हार्ले के लास्ट पेज के ऊपर। ये टॉपिक ये मौजूद है। ठीक है, और मिलर हार्ले वाज़ेह तौर पर ये बात करती है कि इसमें, इस पूरे ग्रुप में, ये जो क्वाइनोफ्लैजेलेट्स हैं, क्वाइनोफ्लैजेलेट्स, ये क्वाइनोफ्लैजेलेट्स जो हैं, ये 3 तरह की ऑर्गेनाइजेशन शो करते हैं। एक तो ये शो करते हैं यूनिसेलुलर, दूसरा ये शो करते हैं कॉलोनियल, दूसरा ये कॉलोनियल शो करते हैं। ठीक है, 2 तरह की, मैं 3 शायद कह गया, कॉलोनियल। लेकिन जो यहाँ पर हमें पता ये लगता है कि जो एनिमल मल्टीसेलुलैरिटी है ना, एनिमल मल्टीसेलुलैरिटी, यानी अभी तक आप लोग अगर थोड़ा-सा रिवाइंड करें, अपनी याददाश्त को थोड़ा-सा रिवाइज़ करें, तो आपको याद होगा कि अभी तक हमने कोई भी मल्टी सेलुलर एनिमल नहीं पढ़ा। कॉलोनियल एनिमल ज़रूर पढ़े हैं,
लेकिन मल्टी सेलुलर एनिमल नहीं पढ़ा। जो मिलर हार्ले है वो ये कहती है, मिलर हार्ले की बुक ये कहती है कि origin of animal multicellularity is found in क्वेनोफ्लैजिलेट्स। अब ये क्वेनोफ्लैजिलेट्स के बारे में इसका मतलब है, आप ये कह सकते हैं कि जो क्वेनोफ्लैजिलेट जो कि ओपिस्थोकॉन्टा का मेंबर है, ये असल में वो ऑर्गेनिज्म है कि जिसके अंदर हमें इस तरह की शेप्स मिलती हैं जो कि किसको जन्म दे सकती है, जो मल्टी सेलुलैरिटी को जन्म दे सकती है। क्योंकि जाहिर है ये यूकैरियोट तो है। अभी तक हमने इस चैप्टर में जितने भी ऑर्गेनिज्म पढ़े उनमें कोई भी प्रोकैरियोट नहीं था, सब यूकैरियोट थे, क्योंकि आप प्रोटिस्टा पढ़ रहे हैं, ठीक है। लेकिन जो अगली बात है, आप यूकैरियोट तो पढ़ रहे थे इस पूरे चैप्टर में, लेकिन आपने अभी तक एनिमल मल्टीसेलुलैरिटी नहीं पढ़ी थी। तो मिलर हार्ले ये कहती है कि हमें क्वेनोफ्लैजिलेट्स को देखकर ये लगता है कि ये क्वेनोफ्लैजिलेट्स जो हैं, ये ऐसे ऑर्गेनिजम्स हैं जो कि एनिमल्स का ओरिजिन हो सकते हैं। यानी दे कैन बी रिगार्डेड एज एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स। दे कैन बी रिगार्डेड एज एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स। अब इस हवाले से कैम्बल थोड़ी सी डिफरेंट बात करती है। ये अब इस हवाले से हम कैम्बल को भी डिस्कस करते हैं। कैम्बल ये कहती है कि जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स और एनिमल्स हैं, ये इस ग्रुप के मेंबर हैं। यूनिकॉन्टा के या ओपिस्थोकॉन्टा के मेंबर तो हैं, लेकिन क्वेनोफ्लैजिलेट जो हैं वो इनके एंसेस्टर नहीं है। गौर कीजिए। लेकिन ये बात भी देखने को मिलती है कि जो क्वेनोफ्लैजिलेट और एनिमल्स हैं, इनका एंसेस्टर कॉमन है। ये देखिए, ये वो चीज है जो अब आपके मिलर हार्ले और कैम्बल में थोड़ी सी मिल भी जाती है। अब आप इसको जरा बात को अगर सम अप करें, और मैं इस ये जो मैंने ऊपर ग्राफ बनाया है, इसको अगर मैं रीड्रॉ करूं, अगर मैं इस ग्राफ को दोबारा बनाऊं, इस फाइलोजेनेटिक ग्राफ को मैं, समीना बेटा जुहा से पूछा वो क्यों नहीं आ रही, इस फाइलोजेनेटिक ग्राफ को अगर मैं दोबारा बनाऊं, तो असल में ये क्या है, असल में ये कुछ ऐसे है कि आपका जो यूनिकॉन्टा है, या इसी को, हाँ सिर्फ इसको बना लेते हैं, ओपिस्थोकॉन्टा को ही बना लेते हैं। अगर मैं ओपिस्थोकॉन्टा को दोबारा बनाऊं, तो पता ये लगता है कि ओपिस्थोकॉन्टा आगे जाकर दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रहा है, और ये दो ब्रांचेस आगे मजीद दो ब्रांचेस में डिवाइड हो रही हैं। ये जो ब्रांच है, ये आपको बताती है कि ये दो ग्रुप्स सिस्टर ग्रुप्स हैं, न्यूक्लियरिड्स और फंजाई। और ये दो ग्रुप्स सिस्टर ग्रुप्स हैं, कौन कौन से, क्वेनोफ्लैजिलेट्स और एनिमल्स, जो किंगडम एनिमेलिया। अब ये वो प्रॉपर ग्राफ है जो कि कैम्बल में भी आपको मिलेगा। बुनियादी तौर पे यहां वो बात क्या कर रहा है, यहां वो ये बात कर रहा है कि द एंसेस्टर्स ऑफ multicellular animals and क्वेनोफ्लैजिलेट्स is common. This is a monophyletic group. ये वो बुनियादी तौर पे बात करना चाह रहा है। अब आपको मैं अगर एफएससी का थोड़ा सा हवाला दूं ना, एफएससी की बुक का, तो एफएससी में इस तरह की कोई बात नहीं है। क्वेनोफ्लैजिलेट्स को बिल्कुल कहीं दूर डिस्कस किया गया, और ये भी नहीं कहा गया कि क्वेनोफ्लैजिलेट्स कैन बी एंसेस्टर्स ऑफ एनिमल्स, ये भी नहीं कहा गया। बल्कि ये कहा गया है कि क्वेनोफ्लैजिलेट जस्ट सिंपल से प्रोटिस्ट्स हैं, इनका एनिमल से एज सच कोई बहुत ज्यादा ताल्लुक नहीं है, किंगडम एनिमेलिया से। लेकिन ये आपकी खास तौर पे कैम्बल ये कहती है कि जो क्वेनोफ्लैजिलेट्स हैं उनके अंदर कुछ ऐसे जीन्स मौजूद है। फॉर एग्जांपल, मिलर हार्ले कहती है कि मॉलिक्यूलर एनालिसिस हमें ये बताता है, मॉलिक्यूलर एनालिसिस मॉलिक्यूलर एनालिसिस हमें दो चीजें बताता है। एक हमें वो बताता है सरफेस प्रोटीन्स के हवाले से, कि कुछ सरफेस प्रोटीन्स ऐसी हैं जो एनिमल्स और क्वेनोफ्लैजिलेट्स में कॉमन है। सरफेस प्रोटीन्स कौन सी, प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे, जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे सरफेस प्रोटीन्स होती है ना, वो वाली प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे जो सरफेस प्रोटीन्स हैं, वो एनिमल्स और क्वेनोफ्लैजिलेट में कॉमन है। फिर एक और ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ट्रांसपोर्टर, जो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन पे होती है,
और उसको, उस प्रोटीन को आप कहते हैं, बहुत ही मशहूर ये प्रोटीन है, ये है टायरोसिन काइनेज। इस पे बड़े बड़े रिसर्च पेपर लिखे जा चुके हैं, टायरोसिन काइनेज। ये भी दोनों में कॉमन है। यानी इसका मतलब ये है कि मॉलिक्यूलर एनालिसिस ये बताता है कि ये दोनों जो कैरेक्टर्स हैं, ये कन्वर्जेंट कैरेक्टर्स हैं। ये दोनों कैरेक्टर्स हमें क्वानोफ्लैजिलेट्स में भी मिलते हैं और ये हमें एनिमल्स में भी मिलते हैं। इसका मतलब ये हुआ। और ये इस तरह का मॉलिक्यूलर एनालिसिस हमें ये बताता है कि ऐसे कैरेक्टर्स हमें फंजाई में नहीं मिलते या कम मिलते हैं। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि क्वानोफ्लैजिलेट्स और एनिमल्स सबसे ज्यादा कॉमन है। यही बात आपको ये वाला जो पूरा टेबल है, ये वाला जो पूरा जो डायग्राम है, ये आपको यहाँ पर बता रही है कि यहाँ से हमें क्या पता लगता है कि जो आगे आप एनिमल्स पढ़ने वाले हैं, दीज आर एक्चुअली अ सिस्टर ग्रुप ऑफ क्वानोफ्लैजिलेट्स विच इज अ प्रोटिस्ट। ठीक है, एंड we also can say that there is a convergent evolution between क्वानोफ्लैजिलेट्स एंड किंगडम एनिमेलिया। तो ये बेसिकली जो है वो आवा। अब यहां से एक और बात देखिए कि ये जो क्वानोफ्लैजिलेट जो होते हैं, इनमें आपको एक और चीज मिलती है। ये तीनों क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं, ये यूनिसेलुलर है। ये जो है वो आपको यहाँ पर वो कॉलोनियल है। और कुछ जो हैं वो इस तरह के कॉलोनियल होता है। ये भी जो है वो मल्टी सेलुलैरिटी नहीं है। अगर आप यहाँ पर देखें तो वाज़ेह तौर पर यहाँ पर लिखा हुआ है कि Proterospongea colonies up to several hundred cells and bear a striking resemblance to primitive sponges। अब स्पंज क्या होते हैं? आपका बेटा एक फाइलम है किंगडम एनिमेलिया की। अगर आप बात करें ना, आप में से उन लोगों ने जिन्होंने अभी ताज़ा ताज़ा पढ़ा है, उनको तो अच्छे तरीके से याद होगा। किंगडम एनिमेलिया का एक फाइलम है जिसको आप कहते हैं फाइलम पोरीफेरा। फाइलम पोरीफेरा जो है, इसके जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनको आप स्पंजेस कहते हैं। और स्पंजेस तकरीबन इसी तरह के दिखते हैं, तकरीबन इसी तरह के दिखते हैं। अगर मैं आपको जो है वो ये दिखाऊं, प्रिमिटिव स्पंजेस, ये देखिए, ये स्पंजेस हैं। ये ऑर्गेनिजम्स जो है ये स्पंजेस हैं। ठीक है, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिजम्स हैं। अब ये जो आपको यहां पर दिख रही है डायग्राम, है ये कॉलोनियल। और उसने अभी आपने जो लाइन रीड किया उसमें उसने वाजे तौर पर लिखा हुआ है कि दीज आर सेवरल हंड्रेड कॉलोनियल क्वानोफ्लैजिलेट। लेकिन ये किस तरह की अपेयरेंस दे रहे हैं? ये अपेयरेंस दे रहे हैं स्पंजेस की तरह की। जैसे ये स्पंज बाब भी बना हुआ है। अच्छा, ये स्पंजेस की तरह की अपेयरेंस दे रहे हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, मैं अगर आपको जो है यहाँ पर एक और ये दिखाऊं, ये देखिए, ये अब एक ये स्पंजेस की डायग्राम है, ये देख लें। ये स्पंजेस की डायग्राम है और इसमें गौर करें, बिल्कुल उसी तरह के कॉलर सेल्स हैं जिस तरह के कॉलर सेल्स आपको यहां मिल रहे हैं। गौर करें बेटा, ये जो सेल्स होते हैं ना, ये वाले, इनको कॉलर सेल्स कहा जाता है। याद रखिए, जहां पर भी क्वेनो का वर्ड आता है ना, क्वेनो का मतलब होता है कॉलर। तो क्वेनो फ्लैजिलेट्स का मतलब है कॉलर्ड फ्लैजिलेट्स। ठीक है, तो ये पूरा ऑर्गेनिज्म आपको बिल्कुल मल्टी सेलुलर स्पंज की तरह दिखेगा। गौर कीजिए, ये देख लें, ये भी जो है वो स्पंज है। एक स्पंज के डिफरेंट सेल्स इन्होंने शो किए हुए हैं, बिल्कुल इसी तरह। ये देखिए, ये बड़ी जबरदस्त डायग्राम यहाँ पर आई थी, ये देख लीजिए, ये देखिए। अब ये एक पूरा स्पंज, मल्टी सेलुलर स्पंज है। ये कॉलोनियल नहीं है, ये मल्टी सेलुलर है। ठीक है, और इसके अंदर आप देख लीजिए, छोटे 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 बिल्कुल उसी तरह के क्वानोसाइट्स बने हुए हैं, छोटे छोटे सेल्स बने हुए हैं जिस तरह के क्वानोफ्लैजिलेट में आपको दिख रहे हैं। इसका मतलब है कि कहीं ना कहीं एवोल्यूशन में इनका एंसेस्टर कॉमन था। और इसी तरीके से जो मैंने आपको मॉलिक्यूलर रिजेम्बलेंस की बात बताई, तो मॉलिक्यूलर रिजेम्बलेंस में लिखा हुआ है कि मोनोसीजिया ब्रेविकोलिस ये क्वानोफ्लैजिलेट है। Several genes that are present only in quanoflagellates and animals have been identified. Some of these shared genes encode cell adhesion and extracellular protein matrix protein quanoflagellates attached to surface। हाँ, ये वही वाला मैंने आपको बताया, सरफेस प्रोटीन्स का जो मैंने आपको यहाँ पर बताया, ये वाला, ये। ठीक है, इसी तरीके से वो यहाँ पर कहते हैं टायरोसिन काइनेज रिसेप्टर, जो ट्रांसपोर्टर प्रोटीन है, ये भी आपको मिलती है क्वानोफ्लैजिलेट्स में और स्पंजेस में, दोनों में मिलती है। और स्पंजेस के बारे में आपको अभी क्या पता लगा है कि स्पंजेस इज अ फाइलम ऑफ किंगडम एनिमेलिया। और एनिमेलिया आपने अभी यहाँ पर जो ड्रॉ किया उससे आपको क्या पता लग रहा है कि क्वानोफ्लैजिलेट सेपरेट है, एनिमेलिया सेपरेट है। यहां से ये बात असल में आपको पता लगती है कि ये जो क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं, दीज हैव आइदर, अब जो
यहां पर मिलर हार्ले एक और बात करती है, वो कहता है कि whether this simple relationship reflects a true phylogenetic relationship and crossroads between the unicellular flagellates, or whether the similarities are product of independent convergent evolution is not certain. यहां वो ये एक बात करता है जो कि जरा थोड़ी सी लूज सी स्टेटमेंट है। वो कहता है कि इट इज नॉट सर्टन दैट दे आर, ये किन की बात हो रही है? दे से मुराद क्वानोफ्लैजिलेट और एनिमल्स हैं। दे आर इन एंसेस्टर टू डिसेंडेंट सीक्वेंस, यानी जो क्वानोफ्लैजिलेट्स हैं वो एंसेस्टर हों और ये डिसेंडेंट हो, और हैव अ कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। वो कहता है ये कंफर्म नहीं है कि इनके अंदर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई है या ये एंसेस्टर डिसेंडेंट सीक्वेंस में, ये कंफर्मेशन नहीं है, लेकिन इनमें सिमिलैरिटी बहुत है। इसका मतलब ये हुआ कि यही वो ग्रुप है ओपिस्थोकॉन्टा, ओपिस्थोकॉन्टा का यही वो ग्रुप है कि जिससे आगे ये बात वाज़ेह, असल में वो यहां पर ये पॉइंट प्रूव करना चाह रहा है। कैम्बेल में भी वो आखिरकार ओपिस्थोकॉन्टा में आकर ये बात प्रूव करता है। जरा यहां पर देखते हैं हम, यहां पर ओपिस्थोकॉन्टा के बारे में वो स्टेटमेंट देता है जी। ओपिस्थोकॉन्टा में आके वो यहां पर भी कहता है कि ये देखिए, सिंस दे आर मोर क्लोजली रिलेटेड टू एनिमल्स देन, ये देखिए क्वानोफ्लैजिलेट चैप्टर 32 में डिस्कस करेंगे, दे आर मोर क्लोजर टू एनिमल्स देन द प्रोटिस्ट्स। न्यूक्लियरिड्स जो हैं, जो वो देखिए द न्यूक्लियरिड्स एंड इलस्ट्रेट व्हाई साइंटिस्ट हैव अबैंडन्ड फॉर्मर किंगडम दैट इंक्लूड्स सीजन। अच्छा, खैर, तो वो ये कहता है कि ये एनिमल्स के बहुत करीब है। अच्छा, इसमें अब मिलर हार्ले क्या स्टेटमेंट दे रही है कि हो सकता है कि इन दोनों के दरमियान में कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुई हो, इन दोनों के दरमियान में। जैसे ये मैंने बनाया, मैंने तो इनको कन्वर्जेंट एवोल्यूशन के पैटर्न में ड्रॉ किया जिस तरह कैम्बेल ने ड्रॉ किया हुआ, ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। लेकिन मिलर हार्ले ये कहती है कि इस बात का भी इम्कान है कि क्वानोफ्लैजिलेट्स जो हैं उन्हीं से आगे किंगडम एनिमेलिया बनो। लेकिन वो कहता है ये अनसर्टन है, दोनों ही सर्टन नहीं है। कैम्बेल ने इस बात को बहरहाल सर्टन अंदाज में किया हुआ है। कैम्बेल ये कहती है कि इनका एंसेस्टर कॉमन है, मोनोफाइलेटिक है। जो ये जो है, ये जो मोनोफाइल है, ये यहां पर आपको मोनोफाइलेटिक लिनिएज यहां मिल रही है, तो कैम्बेल ये कहती है कि ये मोनोफाइलेटिक है। तो ये है वो चीज जो कि इनके फर्दर एवोल्यूशनरी इनसाइट्स का बताती है कि यहां से असल में एनिमल्स ओरिजिनेट हो रहे हैं। तो बुनियादी तौर पे आप ये देखते हैं कि ये पूरा जो किंगडम है, ये आपका ये प्रोटिस्टा की बेस के ऊपर खड़ा हुआ है। ये जो यूनिकॉन्टा का ग्रुप है, एनिमल्स उसका एक छोटा सा पार्ट है, एनिमल्स भी उसका पार्ट है यूनिकॉन्टा का, क्वानोफ्लैजिलेट भी उसी का पार्ट है। इसी तरीके से आपके जो है वो फंजाई, न्यूक्लियरिड्स, यूनिकॉन्टा का जो दूसरा ग्रुप है एमीबोजोन्स, उसमें स्लाइम मोल्ड्स, एक्एंथमीबा, एंटमीबा, ये सारे के सारे जो हैं ये यूनिकॉन्टा का पार्ट है। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ एनिमल्स की अहमियत थोड़ी सी कम हो जाती है, क्योंकि मेन ग्रुप ये बनता है। गौर करें, एनिमल्स की अहमियत थोड़ी सी कम हो जाती है, मेन ग्रुप यूनिकॉन्टा का बनता है। कि यूनिकॉन्टा वो ग्रुप था कि जो जिसमें काफी ज्यादा और भी ऑर्गेनिजम्स हैं और उन्हीं में एनिमल्स भी हैं। थोड़ा सा और ऊपर जाएं तो जो कल हमने क्लासिफिकेशन ड्रॉ की थी उसमें देखिए, ये देखिए, तो आपको पता ये लगता है कि प्रोटिस्टा का एक ग्रुप यूनिकॉन्टा है, ठीक है, और यूनिकॉन्टा का एक छोटा सा पार्ट जाके एनिमेलिया है। तो ये है वो चीज जो कि आपको बताती है कि एनिमेलिया की ये अहमियत है, ठीक है। सो ये वो चीज है जो कि इनकी क्लासिफिकेशन के हवाले से हम डिस्कशन करते हैं। बेटा कोई सवाल है तो बताइए। अच्छा जी, इसके बाद अब चलते हैं आगे। ये यहाँ पर कैम्बल में बड़ी छोटी छोटी बातें डिस्कस हुई हुई हैं, इसको डिस्कस कर लेते हैं। जैसे ये इनके अंदर क्या क्या कुछ मौजूद होता है। सिम्बायोटिक भी होते हैं बेटा ये। सिम्बायोटिक एक रिलेशनशिप का नाम है, ठीक है, रिलेशनशिप। और वो रिलेशनशिप जो है वो क्या है कि वो फायदेमंद भी हो सकता है, वो पैरासाइटिज्म भी हो सकता है, ठीक है, और वही रिलेशनशिप जो है वो हो सकता है कमेंसलिस्टिक भी हो सकता है, कमेंसलिस्टिक। और वही रिलेशनशिप जो है वो इसी के साथ साथ म्यूचुअलिस्टिक आप नहीं लिखेंगे यहाँ पर इसको, क्योंकि म्यूचुअलिज्म और सिम्बायोसिस डिफरेंट चीज़ें। सिम्बायोसिस में आपको
जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पर आपको जो है वो दोनों असल में सिम्बायोसिस और म्यूचुअलिज्म में जो फर्क है ना, पहले उसको हम एक दफा फिर से रिमाइंड कर लेते हैं। सिम्बायोसिस है कि एक जो है वो फ्री लिविंग हो, दूसरा ऑब्लिगेट हो। अब वो याद रखिए कि ऑब्लिगेट के साथ आपके दो वर्ड आ सकते हैं। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट म्यूचुअलिस्टिक है ना, ऑब्लिगेट म्यूचुअलिस्टिक, तो उसको आप कहेंगे सिम्बायोटिक। बेटा ऑब्लिगेट का क्या मतलब होता है बताएंगे आप? सर स्ट्रिक्टली नहीं कहते। जी स्ट्रिक्टली। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट म्यूचुअलिस्टिक है, यानी आप इसको कहेंगे नॉट फ्री लिविंग, इट कैन नॉट बी लिविंग फ्रीली। जब आप ये कहते हैं ना इट इज नॉट फ्री लिविंग, तो फिर वो ऑब्लिगेट हो जाता है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म ऑब्लिगेट म्यूचुअलिस्टिक है तो वो सिम्बायोटिक होगा, याद रखिए। अगर कोई ऑर्गेनिज्म म्यूचुअलिस्टिक कंडीशनल है, एक होता है फैकल्टेटिव म्यूचुअलिज्म। फैकल्टेटिव ये है कि चलो किसी के साथ रह रहे हो तो फायदा उठा लिया, ठीक है, नहीं तो अकेला भी रह सकते हैं, उसको आप म्यूचुअलिज्म कहते हैं। तो ये इसमें गुंजाइश होती है। लेकिन जो ऑब्लिगेट म्यूचुअलिस्टिक है वो सिम्बायोटिक होता है। और याद रखिए एक और बात मैं आपको बताऊं कि जो प्रोटिस्ट होते हैं वो आमतौर पर सिम्बायोटिक होते हैं, ये म्यूचुअलिस्टिक नहीं होते। यानी ये ऑब्लिगेटरी तौर पर दूसरे ऑर्गेनिज्म के अंदर रह रहे होते हैं, ये उसको भी फायदा पहुंचाते हैं, खुद भी फायदा लेते हैं। लेकिन इनकी असल में गर्ज होती है। क्या गर्ज होती है? क्योंकि ये अकेले रह ही नहीं सकते, ये मर जाएंगे। तो एक्चुअली यहां पर सिम्बायोटिक का वर्ड एम ही नहीं लिखा हुआ। इसका मकसद ये है कि प्रोटिस्ट कैन नॉट, जो प्रोटिस्ट सिम्बायोसिस में रह रहे हैं वो ऑब्लिगेट जो है वो हैं, वो फैकल्टेटिव म्यूचुअलिस्ट नहीं हो सकते, वो म्यूचुअलिज्म नहीं कर सकते कि चलो अपने होस्ट में रह लिया, नहीं तो अकेले रह लिया। ऐसे नहीं रहते, बल्कि वो ऑब्लिगेट होता है, लिहाजा वो सिम्बायोटिक ही कहलाएंगे, ठीक है। और दूसरे बाकी पैरासाइट पैरासाइट ही होता है। अब गौर कीजिए कि ये जो हैं, जैसे ये कोरल रीफ्स में भी रहती हैं, कोरल रीफ की डिस्कशन इंशाल्लाह आगे आएगी, तो वहां पर बड़ा इनको ये फायदा पहुंचाते हैं। फिर इसी तरीके से ये जो है वो टर्माइट में रह रहे होते हैं, जैसे एक है ट्राइकोनिम्फा। ट्राइकोनिम्फा एक जो है वो आपका प्रोटिस्ट है। ये आई थिंक ये पैराबैसेलिया का जो है वो इंडिविजुअल है। और ट्राइकोनिम्फा जो है ये टर्माइट की गट में रहता है और उसको वुड डाइजेस्ट करने में हेल्प करता है। तो ये सिम्बायोटिक है, उसके अंदर रहता है, उससे बाहर नहीं रह सकता। फिर इसी तरीके से सिम्बायोटिक प्रोटिस्ट में पैरासाइट भी होते हैं। ये पैरासाइट भी ऑब्लिगेट होते हैं, ये भी ऑब्लिगेट है, यानी ये भी बाहर नहीं रह सकते, ठीक है। प्लाज्मोडियम, प्लाज्मोडियम फ्री लिविंग है ही नहीं, ये अपने दोनों होस्ट में गुजारा करेगा। बिल्कुल ऐसे ही एक और है फाइट ऑफ थोरा। ये कौन सा प्रोटिस्ट है? ये बेटा उनमें आता है जो आपने ओमाइसीट्स पढ़े थे ना, ओमाइसीट्स। ओमाइसीट्स किस ग्रुप का था? मैं भी आपको यहाँ पे मुझे याद आ जाएगा जी। ओमाइसीट्स स्ट्रेमिनोपाइल्स का मेंबर है। स्ट्रेमिनोपाइल्स, स्ट्रेमिनोपाइल्स का मेंबर है। ये वो ग्रुप है जिसमें डायटोम भी आ रहे हैं, और ये वो ग्रुप है जिसमें आपने ब्राउन एल्गी भी पढ़े थे, ठीक है। तो ओमाइसीट्स, फाइट ऑफ थोरा रेमोरम, और फाइट ऑफ थोरा इन्फेस्टेंस एक और भी होता है। ये जो दूसरा मैं नाम ले रहा हूँ ना, फाइट ऑफ थोरा इन्फेस्टेंस, ये तो आपकी एफएससी की बुक में लिखा हुआ, पंजाब टेक्स्ट बुक को मैं ख्याल सिंध में भी लिखा होगा। दूसरा नाम है इन्फेस्टेंस, फाइट ऑफ थोरा इन्फेस्टेंस। ये दोनों जो हैं ये खतरनाक किस्म के वो हैं, पैरासाइट्स हैं, ठीक है। तो डायनोफ्लैजिलेट भी पैरासाइट होते हैं। अभी डायनोफ्लैजिलेट किसके हैं? ये जहां तक मुझे याद आ रहा है ये राइजेरियंस के हैं। राइजेरियन का जो है वो सब ग्रुप है। तो ये पैरासिटिक भी होते हैं और खासा नुकसान पहुंचाते हैं। जैसे डायनोफ्लैजिलेट है, ये फिश के ऊपर रहते हैं और ये उसकी स्किन खा जाते हैं, जिंदा की स्किन खा जाते हैं। तो ये जो है वो एक और बड़ा खौफनाक पैरासाइट है, ठीक है। तो ये इसी तरीके से फोटोसिंथेटिक होते हैं। फोटोसिंथेटिक में आपको इनकी अहमियत बता चुका हूँ कि शुरू शुरू में ये जितनी भी ऑक्सीजन होती थी उसका 70% इनका रोल होता था। अब आजकल जो कहा जाता है वो ये है कि प्लांट्स का रोल ज्यादा है। ये मुझे पढ़ के बड़ी हैरत हुई क्योंकि मेरा अपना ख्याल ये नहीं था, लेकिन ये है कि प्लांट्स का रोल काफी ज्यादा अब हमारे टेरेस्ट्रियल एनवायरनमेंट में। ये बात याद रखिए कि एक्वेटिक इकोसिस्टम जो है उसके अंदर ओनली प्रोड्यूसर्स जो हैं वो फोटोसिंथेटिक यही हैं।
प्लांट्स कोई पार्टिसिपेशन नहीं करते एक्वाटिक इकोसिस्टम में। एक्वाटिक इकोसिस्टम के लिए जो फूड चेन स्टार्ट होती है वो प्रोटिस्ट से स्टार्ट होती है। कौन से प्रोटिस्ट से? फोटोसिंथेटिक्स। तो इसलिए ये जो है वो इस लिहाज से बड़े ही इंपॉर्टेंट है। लेकिन टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में बहरहाल प्लांट्स की बहुत ज़्यादा अहमियत है। जैसे यहाँ पर ये बताया गया है कि 50% इस वक्त जो है ना कंट्रीब्यूशन वो प्लांट्स की तरफ से। ये देखिए टेरेस्ट्रियल इन्वायरमेंट की बात हो रही है, 50% कंट्रीब्यूशन प्लांट्स की तरफ से है। बाकी जो है वो यहाँ पर उन्होंने बताया हुआ है। इन्होंने यहाँ पर उसका उसका भी जिक्र किया हुआ यूट्रोफिकेशन का, कि अगर आप आयरन या फिर नाइट्रोजन दे देते हैं तो फिर जो एक्वाटिक सिस्टम है उसमें यूट्रोफिकेशन हो जाती है और ये बहुत तेज से ग्रो करते हैं। जी बेटा, कोई क्वेश्चन, कोई बात रिपीट करवानी हो तो जरा जल्दी से बताइएगा। इस चैप्टर पे हमें ऑलमोस्ट 10 डेज लग गए। नो क्वेश्चन? ओके, आगे चलते हैं। जी बेटा, नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करते हैं हम फंजाई। फंजाई को आप मोल्ड भी कहते हैं, ठीक है। ये वो चीज़ है जिसको उर्दू में तो मुझे पता है कि क्या कहा जाता है, लेकिन और पंजाबी में इसको उर्ली कहा जाता है। बाकी ज़बानों में मुझे नहीं पता कि इसको क्या कहा जाता है, ठीक है। फंजाई एक ऐसा ग्रुप है बेटा जिसके बारे में मैं जो है वो इस बात का कायल हूँ कि इसको अगर आप ठीक तरीके से समझे हैं ना तो आपको अंदाज़ा होगा कि ये इंतहाई रफ टफ ऑर्गेनिजम्स हैं। और इनको मजदूर कहना, मतलब हर दफ़ा नहीं, लेकिन मजदूरी करते हैं। ये ऑर्गेनिज्म वो हैं जो ज़रा सी उजरत पे मजदूरी कर लेते हैं। और वो मजदूरी क्या है? वो है कि भाई इनको आप 2 वक्त की रोटी दे दो, उसके बाद ये वो काम करके दिखाएंगे जो आपके वहमो गुमान में भी नहीं। मतलब लिटरली आप इस ग्रुप को ठीक तरह पढ़ें, देन यू विल बिकम द फैन ऑफ दिस ग्रुप। जस्ट लाइक वायरस। जब मैंने आपको कहा था, मैंने आपको कहा था जब मैं आपको वायरस पढ़ाऊंगा ना तो फिर आप उस दुश्मन के भी फैन हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही फंजाई जो है वो एक ऐसा ग्रुप है यूनिसेलुलर मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स का जो कमाल किस्म के जो है वो कंट्रीब्यूशन करते हैं लाइफ में। और मोस्ट मिसअंडरस्टूड या मोस्ट या लीस्ट अंडरस्टूड, बहुत से हमारे जूनियर साइंटिस्ट जो होते हैं, मैं हो गया, आप लोग हो गए, इनमें बहुत ज़्यादा मिसअंडरस्टूड या लेस अंडरस्टूड किस्म के जो है वो ये ऑर्गेनिज्म हैं, ठीक है। अब ये क्यों, ये ऐसे क्यों हैं? क्योंकि फंजाई जो होते हैं इनके अंदर टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ गई है। एक तरह से कह लीजिए कि इनके अंदर टिश्यूज मौजूद होते हैं, ठीक है। और फंजाई के हवाले से एक और चीज़ भी है कि हम जो सबसे ज़्यादा देखें, जब कोई चीज़ मल्टी सेलुलर फॉर्म इख्तियार करती है ना, जब कोई चीज़ मल्टी सेलुलर होती है तो मल्टी सेलुलर हो जाने के बाद हमारे जहनों में अगर उसकी बॉडी फॉर्म नहीं आ रही ना तो हम उसको अंडरस्टैंड नहीं कर सकेंगे। हमारी इमेजिनेशन में अगर उस ऑर्गेनिज्म की बॉडी फॉर्म नहीं आ रही, जैसे हम कहते हैं कि हम प्रोटिस्ट डिस्कस करते हैं। प्रोटिस्ट डिस्कस करने में हमें ज़हन में होता है कि अच्छा यार ये तो माइक्रोस्कोपिक है, ये माइक्रोस्कोपिक ग्रुप है, अच्छा इसमें जो है वो ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा नजर आएगा, ये हमें माइक्रोस्कोप के नीचे ऐसा नजर आएगा। लेकिन क्या फंजाई हमने कभी आंखों से देखे हैं? उसकी बॉडी फॉर्म कैसी होती है? बहुत से जो स्टूडेंट्स होते हैं पढ़ने वाले, उनको बेसिकली इस चीज में बहुत ज्यादा इशू आ रहा होता है कि ये किस तरह से दिखते हैं, कैसे होते हैं। बेटा सबसे पहली बात तो ये है कि दे कैन बी सीन विद द नेकेड आई। आप आराम से देख सकते हैं इनको, ठीक है। दूसरी बात ये कि दे हैव अ स्पेशल
ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल्स। सेल्स की बहुत स्पेशल ऑर्गेनाइजेशन होती है। वो कौन सी होती है? वो होते हैं फिलामेंटस। वो जो सेल्स होते हैं वो फिलामेंटस होते हैं। इनके अंदर सेल्स रैंडमली अरेंज नहीं होते। जैसे मैं अगर यहां पर एनिमल का सेल ड्रॉ करूं, एनिमल टिश्यू, और अगर मैं यहां पर ड्रॉ करूं फंगल टिश्यू, तो जो एनिमल टिश्यू होगा ना उसमें सेल इस तरह अरेंज होंगे। लेकिन जो फंगल बॉडी होगी उसके अंदर सेल हमेशा फिलामेंट की फॉर्म में अरेंज होंगे। फिलामेंट की फॉर्म में इस तरह से अरेंज होते हैं। और ये जो पूरा फिलामेंट होता है इसको नाम दिया जाता है हाइफी का। हाइफा, सिंगुलर हाइफा, प्लूरल हाइफी। ठीक है। और इनमें से हर एक के अंदर न्यूक्लियस होता है। दरमियान की वॉल्स हो भी सकती हैं, नहीं भी हो सकती। तो बेसिकली इनकी बॉडी फॉर्म को अंडरस्टैंड करने में सबसे ज्यादा हम सिर्फ ये समझते हैं कि जो चीज इस तरह की नजर आएगी वो फंगस है बस। खुम्बी जिसको कहा जाता है, जिसको जो है वो मशरूम भी कहा जाता है, जो इस तरह की नजर आएगी वही फंगस है, उसके अलावा कोई और चीज फंगस नहीं है। दिस इज द बिगेस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग वी कैन हैव। तो ये फिलामेंट्स ऑफ सेल्स से बना हुआ पूरा एक जो है वो नेटवर्क होता है। फॉर एग्जांपल आपके पास ये एक ब्रेड है, और इस ब्रेड को आप जो है वो रख देते हैं किसी जगह के ऊपर घर में ही। ठीक है। इस ब्रेड को आप किसी भी जगह के ऊपर घर में रख देते हैं, और पता लगता है कि कुछ दिन बाद उसके ऊपर ब्लू कलर के ऐसे निशान पड़ना शुरू हो गए। ब्लू कलर के धागे बड़ी आराम से आपको नजर आ जाएंगे। अब इनमें से एक एक को आप माइक्रोस्कोप के नीचे देख सकते हैं। ये हाइफा है, और ये पूरी फंगल बॉडी है। ये पूरी फंगस की बॉडी है, और इस फंगल बॉडी को आप क्या कहते हैं? आप इसको माइसीलियम का नाम देते हैं। लिहाजा अब अगर मैं माइसीलियम कहूंगा तो इसका मतलब फंगल बॉडी होगा। ठीक है। अच्छा, सवाल ये पैदा होता है कि व्हाट इज अ मशरूम? अगर ये फंगस की बॉडी है तो मशरूम क्या है? क्या मशरूम भी फंगस की बॉडी है? कोई बताएगा? जी बेटा। Sir, question repeat. सॉरी। जो फंगस होती है ना, जो मशरूम होती है बेटा, ये असल में वो होती है, ये सिर्फ और सिर्फ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर होता है। रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर बस, इससे ज्यादा मशरूम कुछ नहीं होती। दिस इज नॉट अ माइसीलियम, दिस इज नॉट अ कंप्लीट माइसीलियम, दिस इज पार्ट ऑफ माइसीलियम। इसके अंदर स्पेशल तरह से हाइफी जो है वो एग्रीगेट होके मशरूम बनाते हैं। असल बॉडी आम तौर पर फंगस की नीचे होती है, जेर जमीन हो सकती है, जमीन से ऊपर भी थोड़ी सी हो सकती है। लेकिन ये जो ये इस तरह के जितने स्ट्रक्चर आपको फंगस में नजर आते हैं, ये सिर्फ और सिर्फ तब होते हैं जब जो है वो रिप्रोडक्शन करनी होती है। और ये भी कौन सी रिप्रोडक्शन होती है? जब स्पोर्स बन जाते हैं, जब स्पोर्स बनाने होते हैं फंगस में, बस। उसके अलावा जो रिप्रोडक्शन होती है, या उसके अलावा जो फंगल बॉडी होती है वो माइसीलियम होता है। तो माइसीलियम का छोटा सा पार्ट होता है जिसको हम असल फंगस समझ बैठते हैं। मशरूम इज नॉट द रियल फंगस। ठीक है। सो ये जो है वो अंडरस्टैंड करना इस लिहाज से जरूरी है। जी बेटा, और कुछ? कोई और आपने कुछ कहना चाह रहे हो? अच्छा, मैं यहाँ पर एक दफा फिर से ये जरा लिख ले लगा हूँ। ओपिस्थोकॉन्टा, और इससे पीछे यूनिकॉन्टा का जो मेजर ग्रुप है वो प्रोटिस्टा, और इसी के आगे आप कहते हैं कि इसी को आगे आप डिवाइड करेंगे। मैं कुछ गलत तो नहीं कर रहा? हाँ, गलत हो गया। ओपिस्थोकॉन्टा, और ओपिस्थोकॉन्टा को आप फिर मजीद डिवाइड करते हैं दो पार्ट्स में। इस पार्ट में आप जाकर न्यूक्लियरिड्स, न्यूक्लियरिड्स, ठीक है, और इसी में फंजाई। तो इस वक्त आप यहाँ पढ़ रहे हैं। इधर आपके पास दो ग्रुप थे, एक कोएनो था जो आपने अभी पढ़ा, और दूसरा एनिमेलिया था।
तो वो आप अभी नहीं पढ़ रहे। यू आर राइट नाउ एट दिस पोजीशन। ये भी ध्यान में रखिएगा, क्योंकि हमने फाइलोजेनेटिक सिस्टम को साथ लेकर चलना है, पूरा साथ साथ एक सीक्वेंस बनाना है। सो वी आर स्टडिंग राइट नाउ हियर, ये इस तरीके से, ठीक है। तो यहाँ पर हम पढ़ रहे हैं, ये वाला ग्रुप इस वक्त हमारा ये अंडर डिस्कशन है। अच्छा, अब यहाँ पर जो है वो फंजाई के हवाले से मैंने भी आपको बताया कि अगर आपको ब्रेड पर इस तरह से फंजाई लगी नजर आती है तो उसके हाइफी की ब्रांचिंग हो सकती है। जितनी देर तक फूड अवेलेबल होगा ये अपने हाइफी ग्रो करते रहेंगे, ठीक है। अब हाइफी जो है वो दो तरह के हो सकते हैं, दो तरह के हाइफी हो सकते हैं। एक वो हाइफी होते हैं कि जिनके सेल्स जो हैं वो प्रॉपरली वॉल्स में डिवाइडेड होते हैं, ऐसे करके इनके दरमियान में आपको, अगर आप माइक्रोस्कोप के नीचे देखें तो इनमें आपको वॉल्स, हर दो सेल्स के दरमियान में वॉल्स नजर आती हैं, ठीक है। तो ऐसे हाइफी को आप क्या कहते हैं? आप सेप्टेट कहते हैं। सेप्टम का मतलब होता है, सेप्टम का मतलब होता है वॉल, सेप्टेट हाइफी। दूसरी तरह के हाइफी वो होते हैं बेटा जो कि फास्टली ग्रोइंग होते हैं। अब ये जरूरी नहीं है कि एक ही बॉडी पे आपको मिले, डिफरेंट कुछ फंजाई ऐसी होती हैं जो सेप्टेट बनाते ही नहीं है, ठीक है, वो सिर्फ दूसरे वाले बनाते हैं, वो ए सेप्टेट होते हैं ये, ठीक है। ए सेप्टेट होते हैं और इसके अंदर सिर्फ न्यूक्लियस डिवाइड होते हैं, सेल नहीं डिवाइड होता। ये, या यूं समझ लीजिए, ये लार्ज साइटोप्लाज्म है, लार्ज साइटोप्लाज्म, लार्ज साइटोप्लाज्म है, और इसके अंदर कई न्यूक्लियाई डिवाइड होते हैं। इसीलिए इसके अंदर एक माइटोसिस होती है। गौर से सुनिएगा मेरी बात को। अब अगर ये एक हाइफी ग्रो करना चाह रहा है तो ये स्पीडी ग्रोथ करेगा। स्पीडी ग्रोथ करने में ये माइटोसिस कंप्लीट नहीं करेगा, इट वुड नॉट कंप्लीट, क्योंकि जाहिर सी बात है कि ग्रोथ किससे जरिए होती है? ग्रोथ होती है माइटोसिस के जरिए। लेकिन ये कंप्लीट माइटोसिस नहीं करता, बल्कि ये क्या करना शुरू कर देता है, ये एक्चुअली सिर्फ, अब माइटोसिस के बारे में आपको पता है कि माइटोसिस के दो बड़े मेजर फेजेस होते हैं, कौन कौन से? G1, G2, S6. वो है इंटरफेज है। प्रोफेज, मेटाफेज सर। वो आगे फर्दर पार्ट्स हैं माइटोसिस के, जो मेजर फेजेस होते हैं दो, वो कैरियोकाइनेसिस और Karyokinesis. हाँ, कैरियोकाइनेसिस और हाँ। ठीक है, ये दो मेजर फेजेस हैं। तो जो फंगस होते हैं ना वो सिर्फ इस पर इक्तफा करते हैं। अब ये देखिए यहां पर आपको सिर्फ क्या डिवाइड हुआ हुआ मिल रहा है? न्यूक्लियस। फंजाई में होने वाली माइटोसिस को आप न्यूक्लियर माइटोसिस भी कहते हैं। न्यूक्लियर माइटोसिस का मतलब यह है कि न्यूक्लियस डिवाइड होता चला जाएगा, आगे नंबर ऑफ न्यूक्लियाई बढ़ते चले जाएंगे, लेकिन जो है वो सेल डिवाइड नहीं करेगा। सेल बाद में डिवाइड कर सकता है या करता ही नहीं है, ठीक है। तो ऐसे हाइफी जिनमें सेल ना डिवाइड करे, साइटोप्लाज्म ज्यादा से ज्यादा होता जाए, उसको आप एसेप्टेट हाइफी कहते हैं। उसके दरमियान में आपको वॉल्स नजर नहीं आते। और ये यहाँ पर जो है वो, इस हाइफी को आप पोलीन्यूक्लिएट भी कह सकते हैं, कि एक ही हाइफी के अंदर काफी ज्यादा जो है वो आपको सेल नजर आएंगे। यहाँ पर थोड़ा सा अगर हम फंजाई का, मिलर हार्ले का यहाँ से हमारा काम अभी फिलहाल खत्म हो गया, तो इसको हम बंद करते हैं। थोड़ा सा यहाँ पर उन्होंने इसका वो आपको दिया होगा। वैसे तो ये कोई ऐसी चीज नहीं है कि जिसका कंप्लीट आपको वो दिया जाए, इंट्रोडक्शन। अच्छा जी, यहाँ पर जी, हाइफी काइटिन सेप्टेट, ये देखिए, डिवाइडेड इनटू क्रॉस वॉल्स और सेप्टेट हाइफी, ठीक है। और सेप्टा जनरली हैव पोर्स, अच्छा, some fungi lack septa known as choanocytic hyphae. These organisms consist of continuous cytoplasmic mass having hundreds of or thousands of nuclei. The choanocytic condition result from the repeated division of nuclei without cytokinesis. बात ही खत्म कर दी उसने यहाँ पे, कि यहाँ पर दरमियान में सेल ही नहीं है, यहाँ पर दरमियान में वॉल नहीं है तो सेल भी नहीं, ठीक है। ये सिर्फ और सिर्फ क्विक ग्रोथ के टाइम पर होता है, और बाज अकात ये पूरी पूरी जिंदगी, उनका जितना भी लाइफ साइकिल होता है उसमें चलता रहता है। अच्छा, यहाँ पर थोड़ी बहुत बातें मैं आपको इसलिए गुजार रहा हूँ
क्योंकि ये कोई आप लोगों के लेवल पे उस तरह से करने वाली बातें हैं नहीं। जैसे इन्होंने यहाँ पर न्यूट्रिशन एंड इकोलॉजी बताया हुआ है, तो न्यूट्रिशन में आपको बहुत अच्छे तरीके से पता है कि फंजाई कई तरह के न्यूट्रिशन करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर जब आप दो ग्रुप्स पढ़ने लगे हैं ना, खास तौर पे ये जो आपने अभी देखा कि आप फंजाई पढ़ रहे हैं और ये पढ़ रहे हैं एनिमेलिया, इन दोनों में क्या है, दोनों हेटेरोट्रॉफ हैं, दोनों ही हेटेरोट्रॉफ हैं। ठीक है, तो अब यहां पर दूसरा सवाल ये नहीं आएगा कि क्या ये मिक्सोट्रॉफ या ऑटोट्रॉफ हो सकते हैं या नहीं, दे आर हेटेरोट्रॉफ। ठीक है, और इसका मतलब ये है कि ये तो तय है। लिहाजा अब हेटेरोट्रॉफी कौन कौन सी टाइप हो सकती है, जैसे ये डिकम्पोजर होते हैं, जैसे ये पैरासिटिक भी होते हैं। डिकम्पोजर जो है वो लिविंग से फूड लेते हैं, डिकम्पोजर डेड से फूड लेते हैं। पैरासिटिक जो हैं वो उससे फूड लेते हैं लिविंग से। फिर इसी तरीके से दे कैन बी हंटर्स, दे कैन बी प्रेडिटर्स। ठीक है, तो ये काम भी ये कर सकते हैं। रिप्रोडक्टिव मैंने आपको पहले बता दिया था, ये रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर्स होते हैं इसके। ये देखिए, ये देखिए, ये है माइसीलियम, दिस इज माइसीलियम। ये सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मौजूद उसका एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो कि रिप्रोडक्शन के काम आएगा। ठीक है, तो इसके अंदर भी हाइफी होते हैं, कोई शक नहीं है, इसमें भी हाइफी होते हैं, लेकिन असल जो स्ट्रक्चर होता है वो नीचे होता है। ठीक है, अच्छा, उसके अलावा इकोलॉजी क्या बताई हुई है इन्होंने, इकोलॉजिकल कम्युनिटीज, डिकम्पोजर्स, पैरासाइट, म्यूचुअलिस्ट भी होते हैं। हाँ जी बिल्कुल, इनकी जो फूड इनटेक है उसमें म्यूचुअलिज्म भी पाया जाता है। ठीक है, और सिम्बायोटिक नहीं होते लेकिन म्यूचुअलिस्ट होते हैं ये। बॉडी स्ट्रक्चर मैंने आपको बता दिया, क्या करते हैं इकोलॉजी में, काफ़ी मेजर रोल प्ले करते हैं। ठीक है, एक छोटा सा यहाँ पर एक लाइन मुझे नज़र आ रही है काम की, उसको ज़रा रीड कर लेते हैं। वो क्या है, अ फंगस एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द एनवायरनमेंट, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अच्छा, ये जिस जगह पर होते हैं ना, यानी फॉर एग्जांपल अगर ये ब्रेड पर ग्रो कर रहे हैं तो ब्रेड इनका सबस्ट्रेट होता है। ठीक है, और ये हाइड्रोलिटिक एंजाइम रिलीज करते हैं। हाइड्रोलिटिक एंजाइम कौन से होते हैं, ज़रा बताइएगा। हम्म, सर डाइजेशन में हेल्प करते हैं जो। मोर पर्टिकुलरली हाइड्रोलिटिक क्यों कहते हैं इनको, हाइड्रोलिटिक हमेशा वो एंजाइम होता है जो आपके किसी भी फूड को ब्रेक करता है, जैसे प्रोटीन है, उसको ब्रेक करता है विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, तो उसको आप हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। ये हाइड्रोलिटिक ब्रेक डाउन विद द हेल्प ऑफ वाटर। ठीक है, अब इनमें जो हाइफी होते हैं वो अपने मकसद के लिहाज से कई चीज़ों में डिवाइडेड होते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको यहाँ पर बताऊँ, अपने पर्पस के लिहाज से जो हाइफी होते हैं वो कई तरह से डिवाइडेड होते हैं। जैसे आप कह लीजिए कि आपने कहा ये डिकम्पोजर्स हो सकते हैं, तो जो डिकम्पोजर्स होते हैं उनका जो हाइफी होता है उसको आप कहते हैं राइजॉइड। उनके जो हाइफी होते हैं ना उनको आप राइजॉइड कहते हैं। फिर एक आते हैं माइकोराइजल। माइकोराइजल के बारे में आपको पता है कि ये म्यूचुअलिस्टिक है, ये रिलेशनशिप वो है जो म्यूचुअलिस्टिक है। और ये माइकोराइजल में आपको कभी नहीं भूलेगा अगर आप इसके मीनिंग याद कर लेते हैं। माइको का मतलब यहाँ है फंगस, और राइजा कहते हैं रूट को, फंगस एंड रूट्स ऑफ प्लांट्स। ठीक है, तो माइकोराइजल एसोसिएशन में खास तरह की एसोसिएशन होती है जिसमें जो हाइफी यूज होते हैं, यानी अपने पर्पस के लिहाज से हाइफी की टाइप्स भी होती हैं। हाइफी ने जहां जहां यूज होना है उस लिहाज से हाइफी की टाइप्स भी होती हैं। तो डिकम्पोजर राइजॉइड्स यूज करते हैं, माइकोराइजल जो हैं वो आर्बस्क्यूल यूज करते हैं। फिर इसी तरीके से आपको मैं बताता हूँ प्रेडिटर्स। प्रेडिटर्स जो हैं वो भी बाज औकात आर्बस्क्यूल यूज कर सकते हैं। प्रेडिटर्स या पैरासाइट्स, ये मैंने बुक खोली है, यहाँ पर ना वो लिखा हुआ है स्पेशल किस्म के हाइफी का नाम ना, ये आपका 9वां ग्रुप 9वां चैप्टर आ गया, यहाँ पर लिखा हुआ है। इसमें ना मुझे नेम पता नहीं क्यों भूल गया उसका, प्रेडेशन के लिए यूज होते हैं। हॉस्टोरिया, ठीक है, हॉस्टोरिया। ये हॉस्टोरिया जो है ये भी टाइप होती है। ये आमतौर पे कौन यूज करते हैं, ये यूज करते हैं
पैरासिटिक जो होते हैं वो यूज करते हैं। ठीक है, तो जरूरी नहीं है कि सिर्फ पैरासाइड यूज करें, लेकिन यहाँ पर एक डिवीजन में आप कह लीजिए कि अपने डिफरेंट पर्पसेस के लिए डिफरेंट तरह के हाइफी यूज करते हैं। राइजॉइड, आर्बस्क्यूल, फिर हॉस्टोरिया वगैरह ये यूज करते हैं। ठीक है, अच्छा जी, उसके अलावा इसमें क्या है जी यहाँ पर आर्बस्क्यूल, ये सिम्बायोटिक एसोसिएशन है, ये एक दफ़ा आपको बता दूंगा ताकि आपको जो है वो आसानी हो जाए। सिम्बायोटिक एसोसिएशन इसके कोई बहुत मुश्किल नहीं है। उसके बाद इसका लाइफ साइकिल्स हैं। असल चीज़ ये है यहाँ पर एंसेस्टर्स। ठीक है, एंसेस्टर्स आ गए। उसके बाद जो है वो डाइवर्सिटी, ये डाइवर्सिटी आ जाती है। ठीक है, असल चीज़ ये है, ये बाकी चीज़ें हम जल्दी से गुजार देंगे। ये बेटा एनी क्वेश्चन?